हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है दी लेडी एंड दी लाइज। ये एक रोमांस थ्रिलर ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.7 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 20 है। तो कहानी शुरू होती है एक शूट से, जहाँ पर हमारा हीरो हाव तियान फोटो शूट कर रहा होता है। तो तभी उसे पता चलता है कि उसके फोटो शूट में मिस्टर बाई आए हैं। तो हाव तियान मिस्टर बाई से बात करने के लिए जाता है ताकि वो उसके गुड बुक्स में आ सके और मिस्टर बाई उसे अपने फिल्म में फोटो शूट करने का मौका दे। तो हाव तियान मिस्टर बाई से बात करने की कोशिश करता है, पर मिस्टर बाई उसे इग्नोर करते हैं, उल्टा उसकी इंसल्ट करते हैं। तो हाव तियान को बहुत गुस्सा तो आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके मिस्टर बाई से बात करने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर उसकी वाइफ सू की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही पॉपुलर रहती है और उसका बिजनेस में बहुत ही नाम होता है। तो मिस्टर बाई जैसे ही सू को देखते हैं तो उसके सामने दुम हिलाने लगते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर सू उससे अच्छे से बात नहीं करती और उसे बताती है कि जिस इंसान का उसने अभी अभी इंसल्ट किया है वो इंसान उसका पति है। तो मिस्टर बाई ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपने किए पर पछताता है और सू अपने पति को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। आगे वो लोग घर पर डिनर कर रहे होते हैं तो हाव तियान की माँ सू के खाने में सुअर की पोटी मिला देती है। जब सू उस खाने को खाती है तो उसे बहुत ही अजीब टेस्ट लगता है और वो पूछती भी है, आपने मेरे खाने में क्या मिलाया है? पर हाव तियान की माँ कुछ भी नहीं कहती। जब हाव तियान उस खाने को टेस्ट करता है तो वो अपनी माँ से पूछता है, माँ इसमें आपने क्या मिलाया है? तो उसकी माँ अपने बेटे को बताती है कि मैं एक बाबा से मिली थी, उन्होंने मुझे सुअर की पोटी दी थी, अगर ये चूरन मैं अपनी बहू को खिलाऊंगी तो उसे बेटा ही होगा। तो सू ये बात सुनकर तो पूरी तरह दंग रह जाती है और गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन सू ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड लिली को बताती है तो लिली कहती है, तुम्हारी सासू माँ तो तुम्हें खूब टॉर्चर करती है, अगर मैं तुम्हारी जगह रहती तो मैं उसे डाइवोर्स देकर कब का अलग हो जाती। तो सू कहती है, मैं भी ऐसा चाहती हूँ, लेकिन मैं हाव तियान से बहुत प्यार करती हूँ और हाव तियान भी मुझसे बहुत प्यार करता है, वो हमेशा मेरी केयर करता है, इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकती। कि तभी सू को याद आता है कि उसने हाव तियान के लिए लेंसेज खरीदे थे। तो सू अपनी बेस्ट फ्रेंड को कहती है, क्या तुम इसे हाव तियान को दे आओगी? तो लिली कहती है, वो तुम्हारे साथ कितना अजीब बिहेव करता है, लेकिन तब भी तुम उसकी बहुत परवाह करती हो, तुम इसे कुरियर कर दो, ये उसे पहुंचा देगा। तो सू कहती है, मैं इसे कुरियर नहीं कर सकती, ये बहुत ही महंगी लेंसेज है, मैं इस तरह डिलीवरी बॉय पर भरोसा नहीं कर सकती, प्लीज तुम मेरा ये काम कर दो ना। तो लिली कहती है, ठीक है मैं तुम्हारा ये काम कर देती हूँ। आगे लिली हाव तियान को वो लेंसेज देने जाती है तो वहाँ पर लिली हाव तियान को मॉडल के साथ रोमांस करते हुए देख लेती है। तो लिली ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और हाव तियान को कहती है, तुम्हारी वाइफ तुम पर कितना भरोसा करती है और तुम यहाँ पर गुलछर्रे उड़ा रहे हो, मैं तुम्हें ये सब और करने नहीं दूंगी, मैं जाकर सू को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। और लिली जाने लगती है। तो हाव तियान लिली को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर लिली उसकी एक बात भी नहीं सुनती। तो हाव तियान को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उसका गला पकड़कर दीवार की ओर ढकेल देता है और कहता है, अगर तुम सू को ये सब नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवाऊंगा। तो लिली ये सब सुनकर उसकी बातों में खो जाती है। वेल हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि लिली और हाव तियान का एक दूसरे से चक्कर चल रहा है और सू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आगे लिली हाव तियान को कहती है, चलो घर चलते हैं, वहाँ पर हम दोनों अपनी रास लीला मनाएंगे। और हाव तियान लिली को अपने घर लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ सू बार बार हाव तियान को कॉल कर रही होती है क्योंकि आज उसके प्रेगनेंसी चेकअप का दिन होता है, पर हाव तियान उसके कॉल को उठाता ही नहीं। तो बेचारी सू परेशान हो जाती है और अकेले ही हॉस्पिटल चली जाती है। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात जेंग से हो जाता है। तो जेंग सू से कहता है, तुम अकेली हॉस्पिटल क्या कर रही हो, हाव तियान तुम्हारे साथ नहीं आया? तो सू कहती है, वो शायद काम में बिजी है, इसी वजह से मेरे साथ नहीं आ पाया। तो जेंग कहता है, ये कैसा काम है जो अपनी बीवी को भी टाइम नहीं दे सकता, उसे समझना चाहिए कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो सू कहती है, कोई बात नहीं, वो काम में बिजी होगा इसलिए नहीं आ पाया। तो जेंग कहता है, वैसे मैं भी यहाँ पर अपने पापा की दवाई लेने ही आया था और मेरे पास कुछ फ्री टाइम भी है, चलो मैं तुम्हें कंपनी दे देता हूँ। आगे जेंग सू के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। दूसरी तरफ हाव तियान की मॉम सू को जेंग के साथ हंसते खेलते देख लेती है, उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुँच जाता है। दूसरी तरफ लिली और हाव तियान अपने रोमांस में गोते लगा रहे होते हैं और सू के बेडरूम में ही रंगरलियां मना रहे होते हैं। वेल अगर आप रोमांस के दीवाने हैं तो आपको इस ड्रामा में भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। इधर सू भी हॉस्पिटल से वापस आ जाती है और वो पार्किंग लॉट में हाव तियान का कार भी देख लेती है। तो सू घर के अंदर जाती है तो उसे घर के अंदर बहुत ही अजीब फील होता है और उसे लगता है कि हाव तियान किसी लड़की के साथ है।
तो सू रूम के अंदर जाती है, लेकिन उससे पहले ही हाउ तियान सू को मैनिपुलेट करने के लिए दूसरा ही प्लान बनाकर रेडी रखता है और वो सू के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो और लिली उसके आने वाले बच्चे की रूम की तैयारी कर रहे हैं। वैसे भी तुम हमेशा काम में बिजी रहती हो, तुम्हें ये सब करने का टाइम ही नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान कर लूं। तो सू ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है, पर उसे यहाँ पर कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर लगता है, क्योंकि लिली की हालत बहुत ही अजीब रहती है। जब वो पिछली बार लिली से मिली थी तो लिली ने अपने बाल बांधे हुए थे, लेकिन अब लिली के बाल खुले हुए होते हैं। तो सू को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। आगे लिली सू से विदा लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे सू हाउतियान से पूछती है, क्या तुम लिली को हमारे बेडरूम लेकर गए थे? तो हाउतियान कहता है, तुम क्या कह रही हो? मैं किसी आउटसाइडर को हमारे बेडरूम में क्यों लेकर जाऊंगा? तो सू हाउतियान से सवाल पूछ ही रही होती है कि तभी वहाँ पर हाउतियान की माँ आ जाती है और कहती है, मेरे बेटे पर शक करने के बजाय मुझे तो तुम पर शक करना चाहिए था। तुम मेरे बेटे को छोड़कर दूसरे मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। और हाउतियान की माँ सू पर गलत गलत इल्जाम लगाने लगती है। तो सू को भी ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसके बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है और वो हाउतियान की माँ पर चिल्लाने लगती है और उसे अपने घर से बाहर जाने को भी कहती है। तो हाउतियान सू को शांत करके अपने रूम में लेकर जाता है और कहता है, तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा इतना गुस्सा करना हमारी बेबी के लिए अच्छा नहीं है। वैसे तुम किस लड़के के साथ थी? तो सू बताती है कि जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ पर मेरी मुलाकात जैंग से हो गई थी और जैंग ने बस मुझे कंपनी दी, इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तो हाउतियान कहता है, बस इतनी सी बात, तुम ये बात तो मॉम को भी बता सकती थी ना। तो सू कहती है, तुम्हारी मॉम सुनने वाले में से थोड़ी है, वो बस दूसरों पर इल्जाम लगाना चाहती है। अब मैं तुम्हारी मॉम के साथ और नहीं रह सकती, इसलिए तुम अपनी मॉम का बोरिया बिस्तर बांधो और उन्हें उनके गाँव छोड़ दो। तो हाउतियान कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरी मॉम है, मैं उन्हें कैसे कह सकता हूँ मेरे घर से बाहर निकल जाने के लिए, और उनके पास मेरे अलावा है ही कौन? तो सू कहती है, तुम्हारी मॉम की सारी बदतमीजियां मैं बर्दाश्त कर करके थक चुकी हूँ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो तुम अपनी मॉम को यहाँ से चुपचाप लेकर चले जाओ या फिर मैं तुम्हारी मॉम को जाकर कह देती हूँ। तो हाउतियान कहता है, प्लीज शांत हो जाओ, मैं खुद अपनी मॉम से बात करता हूँ। और हाउतियान अपनी मॉम से बात करने के लिए चला जाता है। तो उसकी मॉम को जब इस बारे में पता चलता है कि उसकी बहू उसे घर से बाहर निकालना चाहती है तो उसकी मॉम अपनी बहू को खूब गालियां देती है। तो बेचारी सू ये सब सुनकर तो पूरी तरह पागल हो जाती है कि तभी सू की नजर अपने बेड पर पड़े एक रबड़ पर पड़ती है। तो सू को अपने पति हाउतियान और लिली पर शक होने लगता है और उसे लगता है कि शायद उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो सू उन दोनों पर नजर रखती है और उसे लगता है कि वो दोनों सच में उससे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। और सू इसी बात का पता लगाने के लिए हाउतियान का पीछा करती है और उसका पीछा करते करते एक होटल में पहुंच जाती है। इधर हाउतियान लिली के साथ उसी होटल में रंग रलियां मना रहा होता है कि तभी उसी होटल में सू आ जाती है और उसके रूम का दरवाजा खटखटाती है। तो बेचारी सू बहुत ही डरी हुई होती है क्योंकि उसने जिस इंसान से अपनी पूरी लाइफ प्यार किया वो इंसान उसे धोखा दे रहा है। और बेचारी सू इसी बात को सोच सोच कर परेशान हो रही हो कि तभी हाउतियान दरवाजा खोलता है। तो सू जैसे ही अंदर जाती है तो वो देखती है कि हाउतियान अपनी मॉम के साथ है। तो सू ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे लगता है कि उसने खामखा ही अपने पति पर शक किया। तो हाउतियान कहता है, तुमने मुझ पर शक किया? तुम्हें लगता है कि मेरा किसी और लड़की के साथ चक्कर है? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो सू कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। तो हाउतियान कहता है, मुझे भी माफ कर दो, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं अपनी मॉम से मिलने के लिए आ रहा हूँ। मैं अपनी मॉम को ऐसी हालत में गाँव नहीं भेज सकता था, इसलिए मैंने उन्हें होटल में रुकने को कहा। प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। तो सू कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। कि तभी सू को ऑफिस से कॉल आ जाता है। तो हाउतियान कहता है, तुम जाओ अपना काम करो, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। तो सू वहाँ से चली जाती है। वह सू के जाने के बाद वहाँ पर लिली की एंट्री होती है क्योंकि लिली बाथरूम में छुपी हुई होती है और इन सारे कारनामे में हाउतियान की माँ भी मिली हुई होती है। तो लिली कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारी वाइफ को हम पर शक हो गया है, इससे पहले वो कुछ करे तुम उससे डाइवोर्स ले लो। तो हाउतियान कहता है, मैं अभी उससे डाइवोर्स नहीं ले सकता, अभी मुझे उससे और पैसे निकलवाने हैं। तुम्हें पता है ना कि वो कितनी अमीर है, इसलिए पहले मुझे उसके सारे पैसों को हथियाने दो, उसके बाद ही मैं उसे डाइवोर्स दूंगा और उसे डाइवोर्स देने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और वो तीनों इस प्लान को बनाकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। इधर सू के दिल से सारे डाउट्स निकल जाते हैं। तो वो होटल में अपनी सासू माँ के कमरे का बिल पे करने के लिए जाती है। तो उसे वहाँ पर जाकर पता चलता है कि हाउतियान उस कमरे को 1 साल से यूज कर रहा है। तो सू ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने तो अभी अभी अपनी सासू माँ को घर से बाहर निकाला है। तो 1 साल पहले से हाउतियान उस कमरे का क्या इस्तेमाल कर रहा है। तो सू को फिर से हाउतियान पर डाउट होने लगता है और वो
अपने ऑफिस कॉल करती है और अपने कलीग्स को कहती है कि वो लिली को कॉल करके ऑफिस बुलाए और सू होटल के बाहर ही उन दोनों के बाहर निकलने का इंतजार करती है कि तभी उधर से लिली हाउ तियान के हाथों में हाथ डालकर बाहर निकलती है। तो सू ये सब देखकर तो पूरी तरह सदमे में ही चली जाती है और उसे बिलीव नहीं होता कि उसका पति उसे चीट कर रहा है। आगे सू का दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है और उसे समझ में नहीं अब वो आगे क्या करे कि तभी उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है और कहती है तुम हमेशा टेम्पर में रहती हो और तुम इसी टेम्पर की वजह से हमेशा गलती कर देती हो, इसलिए जब भी तुम्हारे सामने कोई ऐसी मुसीबत आए तो अपने दिमाग को ठंडा रखना और कुछ भी करने से पहले उस बारे में 2 बार सोचना, उसके बाद ही कोई कदम उठाना। तो सू अपनी माँ की बातों को याद करके शांत हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि जैसे हाउ तियान ने उसके प्यार का मजाक बनाया है उसी तरह वो उन लोगों से चुन चुन कर बदला लेगी। आगे हाउ तियान सू को अपने फायदे के लिए मिस्टर बाई से मिलवाता है तो मिस्टर बाई की सू पर गंदी नजर होती है और हाउ तियान भी इतना बड़ा कमीना होता है कि वो अपनी वाइफ को मिस्टर बाई के पास अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है और मिस्टर बाई सू के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तो सू भी उसकी बैंड बजा देती है और उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक कर वहाँ से चली जाती है और हाउ तियान के सारे प्लान पर पानी फेर देती है और सू की इस हरकत की वजह से मिस्टर बाई हाउ तियान के साथ कोई डील नहीं करता और वहाँ से चला जाता है और बेचारा हाउ तियान का मुंह तो कुत्ते जैसा हो जाता है। आगे सू जैन से मिलती है और उसे पूरी बात बताती है और कहती है मैं अपने पति से डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। तो जैन कहता है अगर तुम अपने पति से डाइवोर्स लेना चाहती हो तो तुम लो, लेकिन इतनी जल्दबाजी में नहीं। जैसे ही तुम दोनों के डाइवोर्स का प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो तुम दोनों की प्रॉपर्टी आधी आधी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले तुम अपनी प्रॉपर्टी और इनकम को स्टेबल कर लो और अपनी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जान लो, उसके बाद ही डाइवोर्स को फाइल करना। तो सू अपनी सारी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि उसके फैमिली फंड से सारे पैसे निकाले गए हैं और उसके जितने भी खाते में अपने पैसे जमा किए थे उन सारे खातों में अब कोई भी पैसे नहीं है, सब जीरो है। तो सू ये सब देखकर तो पूरी तरह सदमे में चली जाती है क्योंकि हाउ तियान ने उसके सारे अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए होते हैं। आगे सू उन लोगों से अपने पैसे निकलवाने के लिए एक प्लान बनाती है और हाउ तियान के साथ एक अच्छी वाइफ बनने का नाटक करती है और हाउ तियान को भनक भी लगने नहीं देती, उसे उसकी काली करतूतों के बारे में सब कुछ पता है। आगे सू पहले लिली को अपने प्लान में फंसाने का प्लान बनाती है और सू लिली को कहती है बहुत जल्द मैं प्रेगनेंसी की वजह से काम से छुट्टी ले रही हूँ क्योंकि मैं प्रेगनेंसी में काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पोजीशन पर काम करो क्योंकि तुम में वो लगन और काबिलियत है जो इस पोजीशन के लिए इस कंपनी को चाहिए। तो लिली ये बात सुनकर तो फूले नहीं समाती। तो सू कहती है लेकिन तुम्हें इस पोजीशन को पाने के लिए कुछ करना होगा, तुम्हें एक डील क्रैक करनी होगी तभी तुम्हें ये पोजीशन मिल सकती, लेकिन वो डील बहुत ही टेढ़ी है। तो लिली कहती है सू तुम टेंशन मत लो, मैं इस डील को किसी भी कीमत पर इस कंपनी के लिए ला कर रहूंगी। और सू तैयार होकर मिस्टर दाई जोंग से मिलने के लिए जाती है। इधर सू दाई जोंग से माफी मांगती है और कहती है उस दिन के लिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आज मैंने अपने ऑफिस से एक कलीग को भेजा है जो मेरे बिहाफ में आपसे बात करेगी और डील क्रैक करेगी, इसलिए आप उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। आगे लिली दाई जोंग से मिलने के लिए जाती है और उसे डील के बारे में बात करती है, पर दाई जोंग का डील पर जरा सा भी ध्यान नहीं होता, उसका सारा ध्यान लिली के शरीर पर होता है। तो लिली ये सब नोटिस भी कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो दाई जोंग से डील के बारे में बात करती है। आगे दाई जोंग का मन पूरी तरह लिली पर फिदा हो जाता है और वो लिली के साथ जबरदस्ती करने लगता है कि तभी उधर से सू आ जाती है और उन दोनों का वीडियो बना लेती है और दाई जोंग को कहती है मेरी कलीग को छोड़ दो, अगर तुमने लिली के साथ दोबारा कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं ये वीडियो जाकर पुलिस में दे दूंगी और उसके बाद तुम्हारे साथ जो भी हो तुम सोच लेना। और सू लिली को मसीहा की तरह बचाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे लिली सू को कहती है थैंक्स, अगर तुम नहीं आती तो पता नहीं वो मेरे साथ आज क्या कर देता। तो सू कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ऐसे डील को क्रैक करने को कहा, मुझे उसके बारे में पहले ही पता कर लेना चाहिए था कि वो एक नंबर का घटिया इंसान है। और सू लिली के सामने बेचारी बनने का नाटक करने लगती है और कहती है अब ये डील तो हमारे हाथ से चली गई, अगर कंपनी को ये डील नहीं मिली तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, तुम्हारी इज्जत से ज्यादा यहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इस डील को यहीं पर छोड़ देते हैं। तो लिली कहती है ऐसा क्यों, अगर ये डील हमारी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है तो हम इस डील को क्रैक जरूर करेंगे। तो सू कहती है क्या तुम उस इंसान के पास दोबारा वापस जाना चाहती हो जिस इंसान ने तुम्हारी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की। तो लिली कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन हमारी कंपनी के लिए ये डील इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे करना होगा, बस तुम मुझे वो वीडियो दे दो, इस वीडियो के जरिए मैं मिस्टर दाऊ से वो डील क्रैक करवा लूंगी। और लिली वो वीडियो लेकर मिस्टर दाऊ के पास चली जाती है।
तो सू ये सब देखकर बहुत ही स्माइल करती है। आगे सू हाउ तियान को भी लिली और दाई जोंग की वीडियो दिखा दे। तो हाउ तियान को वो वीडियो देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें एक ऐसे इंसान के पास छोड़ा जो इंसान एक नंबर का घटिया है। तो सू कहती है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, लिली की फिक्र नहीं हो रही। तो हाउ तियान कहता है मैं उसकी फिक्र क्यों करूंगा, मैं तो तुम्हारी फिक्र करूंगा ना, तुम मेरी वाइफ हो, वो थोड़ी मेरी कोई है। हाउ तियान यहाँ पर अपने आप को कवर करने लगता है, पर सू को हाउ तियान की सारी हरकतों के बारे में पता होता है, पर वो कुछ भी नहीं कहती। कि तभी दरवाजे पर कोई आता है, तो हाउ तियान दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर जी रहता है। तो हाउ तियान जी को देखकर तो पूरी तरह डर जाता है। तो जी कहता है मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो हाउ तियान कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा नहीं आने को, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो जी कहता है मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। मैंने तुम्हें बहुत सारे कॉल भी किए थे, पर तुमने मेरे कॉल का कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा। तो हाउ तियान कहता है मैंने कुछ दिन पहले ही तो तुम्हें ढेर सारे पैसे दिए थे, अब तुम्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ गई। तो जी कहता है मुझे पैसे चाहिए, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी प्यारी वाइफ को बता दूंगा कि तुमने उसकी माँ के साथ क्या किया था। तो हाउ तियान ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो जी कहता है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो फिर मुझे पैसे दे दो। तो हाउ तियान उसका मुंह पैसों से बंद कर देता है और जी हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हाउ तियान अपने हरकत से बाज नहीं आता और वो एक मॉडल के साथ फिर से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उस मॉडल का पति आ जाता है और हाउ तियान को उसके किए की सजा देता है और कहता है तुम्हें लोगों के कपड़े उतारने का बहुत ही शौक है ना, आज मैं तुम्हारे कपड़े उतारता हूँ। और वो आदमी हाउ तियान के कपड़े उतार कर उसके साथ फोटो शूट करने लगता है। कि तभी वहाँ पर हाउ तियान की और उसकी सारी दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड लिली भी आती है। एक्चुअली हाउ तियान की मॉम अपनी दोस्तों को वहाँ पर इसलिए लेकर आती है ताकि वो अपने बेटे के काम का शो ऑफ कर सके, पर वहाँ पर हाउ तियान की मॉम का ही पॉपट बन जाता है। उसके बेटे की ऐसी करतूत उनकी सारी दोस्ती देख लेती है और वो लोग हाउ तियान की ऐसी हालत पर खूब हंसते हैं। तो बेचारी हाउ तियान की मॉम का तो सर ही नीचा हो जाता है उन लोगों के सामने। आगे लिली हाउ तियान को छुड़वाती है और उसके जख्मों पर दवाई लगाती है। तो हाउ तियान लिली से पूछता है क्या तुम दाई जोंग के साथ सोई थी उस डील को क्रैक करने के लिए। तो लिली को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहती है ये बात सच है, अगर मुझे जो चीज पसंद आ जाती है तो मैं किसी भी कीमत पर उसे पा लेती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर इंसान के साथ सोती फिरती हूँ। और लिली इस बात पर गुस्सा होकर जाने लगती है, पर हाउ तियान अपने प्यार से लिली को मना लेता है और यहाँ पर फिर से ये दोनों अपने प्यार के गुलछर्रे उड़ाते हैं। आगे हाउ तियान घर आता है तो सू बहुत ही अजीब हालत में रो रही होती है। तो हाउ तियान सू से पूछता है कि क्या बात है। तो सू बताती है कि मेरे अमीर अंकल की मौत हो गई है। तो हाउ तियान जैसे ये सुनता है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि सू के वो अंकल बहुत ही अमीर रहते हैं और उनका कोई बच्चा भी नहीं होता। तो हाउ तियान के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं इस बात को जानकर, क्योंकि उस अंकल की कोई भी औलाद नहीं होती और सू इकलौती अंकल की प्रॉपर्टी की मालिक होती है। तो हाउ तियान सू से कहता है अंकल के जायदाद का क्या होगा, वो सब तो तुम्हें ही मिलेगा ना। तो सू कहती है तुम कैसी बात कर रहे हो, मेरे अंकल की मौत हो गई है और तुम जायदाद की बात कर रहे हो। तो हाउ तियान कहता है मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो सू कहती है मेरे अंकल ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद अपनी केयर टेकर के नाम कर दी है। तो हाउ तियान ये बात सुनकर तो पूरी तरह बौखला जाता है और कहता है तुम्हारे अंकल क्या पागल, उन्होंने अपने इतने बड़े घर को केयर टेकर को दे दिया। तो सू कहती है मैंने लॉयर से बात की है, कल जाकर मैं वहाँ का सारा मुआयना करूंगी और कोई रास्ता निकलता है तो वो निकालूंगी। अगली सुबह सू जेंग के साथ अपने अंकल के घर जाती है और उस केयर गिवर को कहती है कि ये प्रॉपर्टी अब उसकी है, पर वो केयर गिवर उसे देने से मना कर देती है। तो जेंग केयर गिवर को बताता है कि अंकल ने ये प्रॉपर्टी पहले ही मॉर्गेज करवा दी है, अगर आपने उस विल के अनुसार इस प्रॉपर्टी को रखने की कोशिश की तो आपको ढेर सारे टैक्स पे करने पड़ेंगे, जिससे आपका बहुत ही नुकसान होगा। तो वो केयर गिवर सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है अगर मुझे ये घर अपने पास रखना होगा तो मुझे इसके बदले पैसे भी चुकाने होंगे। तो सू कहती है हाँ आंटी, लेकिन अगर आप हमारी बात मानेंगी तो आपको भी फायदा होगा। वैसे भी मुझे ये घर नहीं चाहिए, पहले से ये घर मॉर्गेज, अगर इसे आप अपने पास रख भी लेती हैं तो भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो वो केयर टेकर वाली आंटी कहती है ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो सू कहती है अगर आपने हमारी हेल्प की तो मैं आपको 50,000 दूंगी। तो वो केयर टेकर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। आगे सू हाउ तियान को बताती है कि मैंने उस केयर टेकर से बात की, वो अपना घर बेचने के लिए तैयार है, वो भी कम दाम में। उन्होंने हमसे 5 लाख रुपए मांगे हैं। तो हाउ तियान कहता है फिर देरी किस बात की, तुम उस घर को खरीद लो ना। तो सू कहती है ठीक है, हमने जो हमारे फैमिली फंड में पैसे रखे हैं उसी पैसे से उस घर को खरीद लेती हूँ।
तो हाउतियान ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और बेचारा पूरी तरह डरने लगता है कि कहीं सू के सामने उसकी सच्चाई ना आ जाए। तो सू कहती है वैसे भी हमने वो पैसे इमरजेंसी के लिए ही तो रखे थे, अगर हम वो घर खरीद लेंगे तो हमारा ही फायदा होगा ना। तो बेचारे हाउतियान को कुछ समझ में नहीं आता और उसे सू के सामने अपनी पोल खोलनी पड़ती है कि उसने फंड से पहले ही पैसे निकाल लिए हैं। तो सू ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसके सामने शॉक्ड होने का नाटक करती है। तो हाउतियान कहता है मुझे माफ कर दो सू, मुझे अपने स्टूडियो के लिए कुछ पैसे चाहिए थे जिस वजह से मैंने फैमिली फंड से सारा पैसा निकाल लिया। तो सू कहती है कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये बात तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं खुशी खुशी तुम्हें पैसे दे देती, इस तरह छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। आगे सू कहती है अब हम उस घर को कैसे खरीदेंगे। तो हाउतियान कहता है तुम्हारे पास पैसे हैं ना, उस पैसे से खरीद लेते हैं। तो सू कहती है मेरे पास पैसे तो हैं पर पूरे नहीं है, मेरे पास मात्र 4 लाख रुपए ही हैं, 1 लाख रुपए कम है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हमारे पास 1 लाख रुपए और आ सकते हैं, तुम अपने स्टूडियो को गिरवी पर रख दो और अपने कैमरे को भी। तो हाउतियान कहता है ये मैं नहीं कर सकता, मैंने बहुत ही मेहनत से उन चीजों को बनाया है, मैं इस तरह उन्हें नहीं बेच सकता। तो सू कहती है लेकिन तुम्हें पता है ना, अगर वो घर हमारे हाथ से निकल गया तो हमें करोड़ों का नुकसान हो सकता है। बस थोड़े दिन की ही तो बात है, जैसे ही हम वो घर खरीद लेंगे और जैसे ही हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए फिर से एक नया स्टूडियो बनवा दूंगी और कैमरा भी खरीद दूंगी। और सू हाउतियान को अपनी बातों में इस तरह पोतती है कि हाउतियान भी उसकी बातों में आ जाता है।